Hello students, welcome to Future Education. I am Arif Dubey and today in this video we are going to discuss the chapter 11 of economics, that is aggregate demand and related concepts. हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली आज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स और डिटरमिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स या फिर डिटरमिनेंट्स को हमें एक्सप्लेन करना है, राइट. तो पहले देखते हैं कितने तरह के कंपोनेंट्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड के. तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक मैप बना हुआ है जिसमें बताया गया है कितने तरह के डिफरेंट प्रकार के एग्रीगेट डिमांड होते हैं, यानी किन किन चीजों को मिला के हम एग्रीगेट डिमांड को डिटरमाइन करते हैं. सबसे पहला प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि ये वो एक्सपेंडिचर होता है, वो खर्चा होता है जो प्राइवेट सेक्टर या हाउस होल्ड करते हैं, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं. फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि इन्वेस्टमेंट के द्वारा करा गया टोटल एक्सपेंडिचर खर्चा. फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी करे गए एक्सपेंसेस हैं. एंड नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. तो इन सबको हम अलग अलग सिर्फ चीजों डिनोट करते हैं. प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को सी से, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को आई से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जी से और नेट एक्सपोर्ट्स को एक्स माइनस एम. इस तरीके से आप कुछ लिखेंगे. तो जब हम लिखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, तो एग्रीगेट डिमांड इन चारों का क्या होता है, सम होता है. एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. तो ये आपका एग्रीगेट डिमांड होता है. एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं डिटेल में. सबसे पहला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज द टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट. क्या होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जितना भी टोटल गवर्नमेंट खर्चा कर रही है उसी को हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं. किन चीजों में खर्चा कर रही है, एक्विजिशन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सोशल सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्विजिशन करना और पब्लिक सर्विस यानी सोशल सर्विसेज जो भी गवर्नमेंट करती है जिससे ओवरऑल इकोनॉमी इंप्रूव हो, वो सब. द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स ऑल द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, पब्लिक सेक्टर फैसिलिटीज, हेल्थ केयर सर्विसेज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक्सेट्रा. तो सारे के सारे यहाँ पे खर्चे तो आते ही आते हैं गवर्नमेंट के, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं जो गवर्नमेंट करती है. जैसे कि आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट करती है, जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट करती है. डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स, पब्लिक सेक्टर फैसिलिटी, हेल्थ केयर में जो पैसा लगाती है, और उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, उनको जो सैलरी पेंशन वगैरह प्रोवाइड करती है, वो सब. The government expenditure, however, does not include transfer payment like pension plans, subsidy and aid transfer. Transfer payments को government include नहीं करती. Transfer payments कौन से payments होते हैं, जो one sided होते हैं, right? One sided होते हैं, यानी कि government कोई productive service render करके भी बिना render करे उन्हें pay कर रही है. The level of government expenditure of an economy is determined by government's policy, which is usually guided by social welfare. यानी कि level of expenditure government का उस पर डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में कितना गवर्नमेंट की पॉलिसी उसको अलाउ कर रही है ना. यूजुअली गवर्नमेंट बजट होता है, गवर्नमेंट बजट के द्वारा उसमें पहले से प्री डिटरमाइंड होता है कि गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी. नेक्स्ट होता है आपका प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट household consumption expenditure refer to the total spending of an individual or a household on the purchase of goods and services in an economy during an accounting year. यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर हो गया या फिर आपके हाउस होल्ड कंजम्पशन हो गया, सारे के सारे जो भी एक हाउस होल्ड खर्चा करता है अलग अलग चीजों पे, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई हाउस होल्ड हो सकता है, किसमें, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, एक इकोनॉमी में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. इवन दो द स्पेंडिंग ऑफ अ कंज्यूमर इज अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स लाइक डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम, डेट, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन एंड इंटरेस्ट रेट्स, डिस्पोजेबल इनकम प्लेज अ मेजर रोल इन इट. यानी कि कंज्यूमर की जो भी कंजम्पशन होता है, यानी उसका जो भी एक्सपेंडिचर होता है, वो काफी अलग अलग चीजों से प्रभावित होता है. जैसे कि उसकी कितनी डिस्पोजेबल इनकम है, क्या होता है डिस्पोजेबल इनकम, जो एट उसके पास डिस्पोज करने के लिए एट प्रेजेंट हो. पर कैपिटा इनकम कितनी है उस इकोनॉमी की, वो कितना डेट है, क्या कंज्यूमर की क्या एक्सपेक्टेशन है इकोनॉमिक कंडीशंस को लेके, और क्या इंटरेस्ट रेट प्रिवेल कर रहे हैं मार्केट में, इन सब चीजों से. पर यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो डिस्पोजेबल इनकम पे ही आता है. कितनी एक्चुअली में उसके पास इनकम खर्च करने को है, आउट ऑफ उसको सारे टैक्सेस और एक्सपेंसेस पे करने के बाद कितनी इनकम बचती है, उसी को हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं. डिस्पोजेबल इनकम प्लेज अ मेजर रोल इन इट. इट रेफर टू टोटल इनकम अ हाउसहोल्ड स्पेंड ऑन सेविंग एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यानी कि टोटल वो कितना उस पैसे में से कितना सेव कर रही है या फिर कितना उसमें से वो परचेज कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज को. नेक्स्ट आता है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रेफर टू कंपनीज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग न्यू कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, चेंजेस इन इन्वेंटरी एंड इन्वेस्टमेंट इन नॉन रेसिडेंशियल एंड रेसिडेंशियल सेक्टर, है ना. तो क्या होता है, एक कैपिटल जो भी हम कैपिटल एसेट से क्रिएशन में जो पैसा खर्च करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट. वही हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. यूजुअली हम किस पे करते हैं ये सब चीजें, हम न्यू कैपिटल गुड्स को एक्वायर करने के लिए, जैसे कि मशीनरी, इक्विपमेंट, चेंज इन इन्वेंटरीज, और इन्वेस्टमेंट रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर्स में. द
spending depends on factors such as interest rate, future expectation of economy, incentives of the government such as tax benefit और subsidies, है ना। और इन्वेस्टमेंट को भी क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, वो क्या इंटरेस्ट रेट प्रिवेल कर रहे हैं, क्या इकोनॉमी से फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, कितने रिटर्न्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इंसेंटिव्स क्या क्या मिल रहे हैं, क्या क्या बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है आपको उस इन्वेस्टमेंट पे, जैसे कि टैक्स बेनिफिट या सब्सिडीज। Next, net export. The term total export refer to demand for products that are produced by domestic producers but are sold to rest of the world, है ना। तो क्या होता है इसमें, नेट एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट यानी कि वो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं पर उनको बाहर कंट्री के बेच रहे हैं ना, देश के बाहर बेच रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल एक्सपोर्ट। वाइल टोटल इंपोर्ट रिफर टू डिमांड फॉर प्रोडक्ट दैट आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री बट आर इम्पोर्टेड टू द कंट्री। वहीं पे इंपोर्ट क्या होता है, यानी कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जो बाहर के प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं लेकिन खरीद उसको हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स रहे हैं। Therefore, net export refer to difference between total export and total import, यानी कि क्या होता है नेट एक्सपोर्ट, यही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का टोटल डिफरेंस, यानी कि आप एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करेंगे तो आपको नेट एक्सपोर्ट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना है हमें एग्रीगेट डिमांड कर्व को, है ना। हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करा था कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, पर अगर हम बोले कि एग्रीगेट डिमांड को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है एक कर्व में, तो हम कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कर्व को रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान समझते हैं कि कर्व कैसे बनाया गया है। हम यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं उनको एज्यूम करेंगे। हमने माना है कि इकोनॉमी है, वहां पे इनकम लेवल Y, कंजम्पशन C, इन्वेस्टमेंट I। इनकम हमारी स्टार्ट होती है जीरो लेवल ऑफ इनकम से, 0, 100, 200, 300, 400, 500, है ना। ये इमेजिनरी नंबर्स हैं, आप इनके कोई और नंबर्स भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। कंजम्पशन यहाँ पे देखें आप 30, 110, 190, 270, 350, 430, और इन्वेस्टमेंट आपका ऑटोनॉमस रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा एट ऑल लेवल्स, वो चेंज नहीं रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, जब इनकम 0 थी तो हमारा कंजम्पशन 30 है, तो ऐसे कंजम्पशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं ऐसे कंजम्पशन को, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आप सोचेंगे यहाँ पे कि जब इनकम लेवल ही कुछ नहीं तो कंजम्पशन कहाँ से हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कोई इनकम अर्न नहीं कर रहे होते पर फिर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे हैं, बिकॉज ह्यूमन सर्वाइवल के लिए कंजम्पशन जरूरी है। अगर कोई कंजम्पशन जीरो कर दे तो ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ऐसे काफी सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कोई इनकम अर्न नहीं करते बट फिर भी वो कुछ ना कुछ खर्चे करते हैं, तो ये वही लोग हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 30 लेवल पे यहाँ पे दिया गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन को आप C बार से डिनोट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ ग्राफ में कि यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस पे यहाँ पे आपका एग्रीगेट डिमांड है और x एक्सिस पे आपके पास इनकम है। आप देखें जीरो लेवल ऑफ इनकम यानी O, पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे आप देख सकते हैं कि O से लेके S तक यहाँ पे क्या दिया गया है हमें, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और ऑटोनॉमस कंजम्पशन ये वही कंजम्पशन है जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कर किया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट आपका 30 है और ईडी कितना है, C+I, है ना। एग्रीगेट डिमांड कैसे हम डिनोट करते हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इस जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हमारी एग्रीगेट डिमांड कितनी हो जाएगी, 60। तो इसलिए आप देखिए ईडी का कर्व जो है वो T से चालू हो रहा है, कंजम्पशन का कर्व इवन दो पहले ही चालू हो जाता है C पे। फिर जैसे जैसे आप देखिए इनकम लेवल बढ़ेगी तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बिकॉज जैसे जैसे लोगों की इनकम जो है बढ़ेगी तो वो अपना खर्चा ही बढ़ाएंगे। तो आप देखें वापस से यहाँ पे इनकम 100 हो गई, कंजम्पशन 110 हो गया, इन्वेस्टमेंट 30 हो गया और इवन 140 हो गया। ऐसे करके आप देखें इनकम भी बढ़ेगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगा, तो आपका एग्रीगेट डिमांड जो है एक पॉजिटिव स्लोपिंग अपवर्ड कर्व बन जाएगा, पॉजिटिव स्लोपिंग अपवर्ड कर्व बन जाएगा जो कि ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है ना। तो आप देख सकते हैं एग्रीगेट डिमांड इन C+I कर्व आपका इस पोजीशन से इस तरफ ऊपर जा रहा है, जहां पे कंजम्पशन कर्व उसके नीचे आएगा और दोनों के बीच का गैप जो है वो इन्वेस्टमेंट का रहेगा। आप इन्वेस्टमेंट कर्व को देख सकते हैं पैरेलल टू x एक्सिस है I, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इस कर्व के थ्रू, क्या क्या इस कर्व से समझ में आता है। पहला, एग्रीगेट डिमांड इज अ मेजर ऑफ एग्रीगेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, उसकी इकोनॉमी, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट का एक एडिशन है। सेकेंड है, देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम लेवल, यानी कि हमेशा एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन तो होगा ही होगा, भले ही कोई भी इनकम लेवल हो। That is, the consumption always remains positive irrespective of the income of the buyer और user, यानी कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आप याद रखना, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता, कंजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कंजम्पशन जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा irrespective of the income of buyer of user। For example, in the above case, even though the income is zero, है ना, तो आप देख सकते हैं कि even though हमारी इनकम जीरो है लेकिन फिर भी कंजम्पशन कितना है, कुछ ना कुछ कंजम्पशन है, कितना है यहाँ पे 30। Even though income is zero, there is a minimum consumption of 30।
This consumption is known as autonomous consumption. It is because people need some basic goods and services even though at zero income to sustain themselves, है ना, कि लोग हैं, लोग को सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा एक बेसिक नीड रहती है गुड्स एंड सर्विसेज की, भले इनकम जीरो हो। Third point is the consumption expenditure curve in the aggregate demand represent that the consumption slope is always increasing, है ना। तो consumption expenditure आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो slope है इसका वो upward की तरफ है, इसका मतलब है consumption जो है हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। However, after reaching a certain level, that is the equilibrium point, that is 300 in this case, the consumer starts saving a certain amount of their income, यानी कि एक certain level के बाद जो कंजम्पशन है वो कहीं ना कहीं थम जाता है और इनकम जो है एक्सीड कर जाती है कंजम्पशन को, जहां पे जो कंज्यूमर है वो कुछ पैसा सेव करना चालू करते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 300 पे आपकी इनकम है और कंजम्पशन कितना पर 270। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब इस पॉइंट पे कंज्यूमर ने कुछ इनकम सेव करना चालू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, गिव डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब हम यहाँ पे आते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एग्रीगेट सप्लाई के लिए पहले हम वैसे एक सेम एग्जांपल ले लेंगे जहां पे आपके पास इनकम है, कंजम्पशन है, सेविंग है और एग्रीगेट सप्लाई है। आप देख सकते हैं इनकम आपके 0, 100, 200, 300, 400, 500 है। हम एग्रीगेट सप्लाई को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C प्लस S, यानी कंजम्पशन प्लस सेव, है ना। और आपको पता होगा, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जहां पे एग्रीगेट सप्लाई और हमने देखा था कि कैसे एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम दोनों एक सेम कंसेप्ट है। तो हमारी जो इनकम है वही हमारी क्या बन जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई। ये इनकम जो है इसमें से कुछ कंजम्पशन होगा, जिस 30 लेवल देख सकते हैं ये आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है। और सेविंग कितनी हो जाएगी, सेविंग आपकी -30 हो जाएगी। बिकॉज सेविंग को हम कैसे निकालेंगे, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, और यहाँ पे इनकम कितनी 0, कंजम्पशन कितना 30, तो सेविंग कितनी हो जाएगी -30। एग्रीगेट सप्लाई देखेंगे 30 प्लस -30 कितना हो जाएगा 0। तो इसलिए जो कर्व है आपका वो स्टार्ट होगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, जो कि आपका 0 रहेगा। फिर आप देख सकते हैं इनकम आपकी 0 से 100 हुई, 200, 300, 400। सिमिलरली कंजम्पशन हमने ले लिया, कंजम्पशन 110 हो रहा है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी -10। दोनों को ऐड करेंगे, 110 में ऐड करेंगे -10, तो कितना आ जाएगा 100। ऐसे करके आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो जो इनकम है एक स्टेडी लेवल पे इंक्रीज होगी। इसलिए यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री एंगल बनेगा, और जो आपके एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो एक पॉजिटिव स्लोपिंग अपवर्ड कर्व बन जाएगा। In the above graph, x-axis represent the income, that is y-axis represent consumption and saving, and a 45-degree line represents aggregate supply, which is drawn from the origin. As the 45-degree line is drawn after taking the same scale on both axes and y-axis, y equal to c plus s at every point of this line. ठीक है, काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नेक्स्ट पूछा बोला गया है एक्सप्लेन कंजम्पशन कर्व विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एट अ सेट, है ना। तो यहाँ पे इस चैप्टर में कंजम्पशन कर्व जानना ही बहुत जरूरी हो जाता है। तो हमें बोला गया है कंजम्पशन कर्व हमें रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन कर्व। इधर हमसे अब यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड नहीं बोला गया, यहाँ हमसे एग्रीगेट सप्लाई नहीं बोला गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बोला गया, कंजम्पशन। तो आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे वापस एक एग्जांपल लेंगे। इनकम आपकी 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600 हो जाएगी। कंजम्पशन आपका 80, 140, 200, 260, 320, 380 और 440। अगेन दीज आर ऑल इमेजिनरी नंबर्स, आप इसमें कोई और नंबर्स भी ले सकते हैं। हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, पहले कर्व ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस पे हम ले लेंगे कंजम्पशन, जहां उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्स एक्सिस में हम रिप्रेजेंट करेंगे इनकम। इनकम का जो कर्व है यानी कि ये वाला, आप जानते हैं ये एक्चुअली में एग्रीगेट सप्लाई का कर्व भी है, तो हम लिख सकते हैं कि इनकम और स्लैश एग्रीगेट सप्लाई, जो कि एक 45 डिग्री लाइन होगी जो अपवर्ड स्लोप करेगी। कंजम्पशन जो है हमारा वो स्टार्ट किस पे होता है, 80 पे, बिकॉज आपको पता है ये जो कंजम्पशन है हमेशा एक 0 लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन एग्जिस्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो कंजम्पशन आपका इस पॉइंट से चालू होगा, आपकी इनकम इस पॉइंट पे चालू होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकम जो है अभी कम है हमारे कंजम्पशन से। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब कि इकोनॉमी में पैसा जो है सेव नहीं हो रहा बल्कि डिससेविंग हो रही है, लोग अपनी पुरानी सेविंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कंजम्पशन करने के लिए। इसलिए जब तक हमारा कंजम्पशन जो है ज्यादा रहेगा किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, एग्रीगेट सप्लाई से जब तक हमारा कंजम्पशन कम रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक हमारा कंजम्पशन एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा रहेगा तब तक हम इकोनॉमी जो है डिससेव करेगी। इसलिए इस पॉइंट में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिससेविंग लिखेंगे। फिर एक सर्टेन लेवल पे कंजम्पशन और इनकम दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, या फिर यानी कि 0 सेविंग, कंजम्पशन इक्वल टू इनकम। ये हमारा पॉइंट ही रहेगा। इस पॉइंट पे जो कंजम्पशन है वो इक्वल हो जाएगा किसके, सेविंग के। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट पे, और जैसे ही आपकी जो इनकम है वो बढ़ जाती है जब कंजम्पशन से, तो आप सेव करना चालू कर देंगे। इसके इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं क्या क्या है, इससे हमें समझ में आता है।
In the above graph, x-axis represent national income and y-axis represent consumption expenditure. सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो कंजम्पशन कर्व सीसी स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट सी एंड नॉट फ्रॉम पॉइंट ओ, व्हिच मींस दैट इवन एट अ जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम देयर इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो हमारा जो कंजम्पशन कर्व है वो पॉइंट ओ से चालू नहीं होता बल्कि एक पॉइंट सी से चालू होता है जो कि ऊपर है आपके जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, जो कि यहाँ पर है, बिकॉज ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो हमेशा एक लेवल पे एग्जिस्ट करता है। सेकंड देखेंगे स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व सीसी इज पॉजिटिव। तो कैसा है इसका कर्व? पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव स्लोपिंग हमारा कर्व है, which means that with an increase in income consumption also increases। यानी कि जैसे जैसे आपकी इंक्रीज देखने को मिलेगा इनकम में, वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी जो है वो बढ़ेगा। However, the rate at which the consumption increases is less than the rate of increase in income because the consumer saves a part of his income and spends the rest। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में कंजम्पशन ज्यादा रहता है हमारी इनकम से, वो इसलिए रहता है बिकॉज कंजम्पशन ज्यादा है, लेकिन जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इनकम है वो ज्यादा है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब कंजम्पशन कम हो जाता है और इनकम ज्यादा हो जाती है, जहां पे कंज्यूमर जो है पैसा सेव करना स्टार्ट कर देता है। थर्ड है इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। एज सीन इन द अबव टेबल एंड अ ग्राफ, इनकम इज लेस देन द कंजम्पशन एट इनकम लेवल लेस देन 200 करोड़। तो हम देख सकते हैं कि एक पॉइंट था जहां पे इनकम कम थी कंजम्पशन से, और वो उस पॉइंट पे ओएम के बाद यानी ओएम के पहले जहां पे वो इक्वल होते हैं, दिस गैप बिटवीन द कंजम्पशन इनकम लेवल इज कवर्ड बाय डिसेविंग, है ना। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? डिसेविंग कहते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी को हमें एक्सप्लेन करना है क्या होता है। तो व्हाट इज एपीसी? काफी सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द करस्पॉन्डिंग इनकम लेवल, यानी कि रेशियो है किसका? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का और इनकम लेवल का। द फॉर्मूला टू डिटरमाइन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर एपीसी का फॉर्मूला क्या होगा? कंजम्पशन अपॉन इनकम। जो भी करस्पॉन्डिंग लेवल पे कंजम्पशन रहेगा और इनकम रहेगा, दोनों का हम रेशियो लेंगे और वो हमें क्या दे देगा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है जहाँ पे इनकम गिवन है, कंजम्पशन गिवन है। आपको पता है एपीसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वो रेशियो है कंजम्पशन और इनकम यानी सी अपॉन वाई का। तो इस वीडियो को हम पॉज करें और जो भी जितने भी यहाँ पे एपीसी हैं उनको कैलकुलेट करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे मैं इसको एपीसी जो है वो कैलकुलेट कर लेता हूँ, एपीसी जिसको मैं यहाँ पे डिनोट करूंगा सी अपॉन वाई से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो यहाँ पे एपीसी आएगा वो 60 अपॉन 0। तो पहला आपका लेवल में कुछ भी नहीं आएगा बिकॉज 60 अपॉन 0 है। नेक्स्ट आपको कितना आएगा? 150 अपॉन 100, कंजम्पशन आपको 150 है, यानी कि आपकी 100 है, इसका आपका एपीसी कितना आ जाएगा? 1.5। नेक्स्ट 200, तो यहाँ पे 200 अपॉन 200 जो कि आपको कितना दे देगा? 1। नेक्स्ट है 240 अपॉन 300 जो कि कितना दे देगा आपको? 0.8। और नेक्स्ट है आपका 320 अपॉन 400 जो कि अगेन आपको कितना देगा? 0.8। ओके, तो ये आपका इस तरीके से एपीसी कैलकुलेट होगा 1.5, 1, 0.8 और 0.8। सबसे पहला पॉइंट, एपीसी इज मोर देन 1 as long as consumption is more than the national income, that is if it is before the break even point, the average propensity to consume is greater than 1. In the above case APC is greater than 1 at 0 and 100 crore income level। जब तक कंजम्पशन ज्यादा रहेगा नेशनल इनकम से तब तक एपीसी आपका 1 से ज्यादा रहेगा, है ना। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास कंजम्पशन इनकम दोनों दिया था। आप देख सकते हैं 100 करोड़ के लेवल तक, इस लेवल तक जो कंजम्पशन था वो ज्यादा था, इसलिए हमारा एपीसी जो है 1 से ज्यादा आया। जब वो इक्वल हो गए तो एपीसी कितना हो गया? 1 हो गया। APC equal to when consumption is equal to national income, that is at the break even point the average propensity to consume is equal to 1। जैसे ही वहां पे इक्वल होते हैं तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू कितनी होती है? 1 आती है। इन द अबव केस APC is equal to 1 at 200 करोड़। और तीसरा पॉइंट, APC is less than 1 when consumption is less than the national income, it is beyond the break even point, that is the average propensity to consume is less than 1। यानी कि जब कंजम्पशन कम हो जाता है हमारे नेशनल इनकम से तो हमारा एपीसी जो है वो भी 1 से कम हो जाता है। इन द अबव केस एपीसी इज लेस देन 1 एट 300 करोड़ यानी 400 करोड़ इनकम लेवल, है ना। तो आप देख सकते हैं 300 करोड़ और 400 करोड़ पे जो हमारा एपीसी है वो 0.8 हो जाता है। एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखने की बात है कि एपीसी जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। एपीसी कैन नेवर बी 0।
क्यों नहीं हो सकता एपीसी कभी जीरो के? बिकॉज कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव रहता है। एपीसी के जीरो होने के लिए कंजम्पशन को जीरो होना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी। एपीसी और एमपीसी के बीच में डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले हम मीनिंग के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं। एपीसी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू करस्पॉन्डिंग इनकम लेवल। यानी एपीसी क्या है? रेशियो है कंजम्पशन और इनकम लेवल का, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। बट हम अगर एमपीसी की बात करें तो एमपीसी चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम का एक रेशियो होता है, जिसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं एमपीसी को फॉर्मूला वाइज रिप्रेजेंट करूं तो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, है ना। यहाँ पे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, है ना। नेक्स्ट है वैल्यू मोर देन वन। इनमें से किसकी वैल्यू मोर देन वन हो सकती है? एज लॉन्ग एज कंजम्पशन लेवल इज मोर देन नेशनल इनकम, है ना। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, जब तक नेशनल इनकम ज्यादा रहेगी कंजम्पशन लेवल से, कंजम्पशन लेवल हमारा ज्यादा रहेगा नेशनल इनकम से, तब तक आपका एपीसी जो है वो भी वन से ज्यादा रहेगा। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी मोर देन वन। और वहीं पर अगर हम एमपीसी की बात करें, एज द चेंज इन कंजम्पशन कैनॉट बी मोर देन द चेंज इन इनकम, यानी कि जितनी आपने एडिशनल इनकम अर्न करी है आप उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। अगर आपने 100 रुपए अर्न करे हैं एडिशनल, तो आप 100 रुपए से ज्यादा खर्च भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एज द चेंज इन कंजम्पशन कैनॉट बी मोर देन द चेंज इन इनकम, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैनॉट बी मोर देन वन। इसलिए एमपीसी जो है वो कभी भी वन से ज्यादा नहीं हो सकती। रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम, अगर इनकम की बात करें तो व्हेन द इनकम इंक्रीजेस द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन फॉल, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका एपीसी जो है वो गिरना चालू हो जाता है। हाउएवर द रेट ऑफ फॉल इज लेस देन द एमपीसी, यानी कि जो रेट ऑफ फॉल है, जो रेट ऑफ फॉल है एपीसी का वो कम है एमपीसी के कंपैरिजन में। व्हेन द इनकम इंक्रीजेस द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आल्सो फॉल्स, जैसे इनकम बढ़ती है एमपीसी भी गिरता है पर एक हायर रेट पे फॉल होता है। हाउएवर द रेट ऑफ फॉल इज मोर देन दैट ऑफ एपीसी। अगर हम जीरो वैल्यू की बात करें तो जो हमारा एपीसी है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, पर हमारा एमपीसी जो है वो जीरो हो सकता है। आप बोले कैसे हो सकता है? कि आपने 100 रुपए एडिशनल अर्न करे और आपने उसमें से कुछ भी खर्च नहीं करा, तो आपका यहाँ पे जो चेंज इन कंजम्पशन है वो जीरो हो जाएगा, और चेंज इन कंजम्पशन के जीरो होने के कारण आपका एमपीसी जो है वो भी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, यानी सेविंग कर्व का डेरिवेशन एक्सप्लेन करें कंजम्पशन कर्व से। सेविंग कर्व का डेरिवेशन एक्सप्लेन करें कंजम्पशन कर्व से। तो हमने इससे एक प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस करा कंजम्पशन कर्व कैसे ड्रॉ करा जाता है। अब आपको यहाँ पे बताना है कैसे हम कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे पहले एक कंजम्पशन कर्व ऊपर ड्रॉ करेंगे। आपका यहाँ पे सी कर्व रहेगा जो कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई कर्व आपका नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखें, जब कंजम्पशन कर्व इक्वल होता है, ब्रेक इवन पॉइंट की अगर हम बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट यानी ये पॉइंट पे कंजम्पशन और इनकम जो है आपकी इक्वल आते हैं। अब आपको इससे डिराइव करना है कि सेविंग क्या रहेगी आपकी जब आप कंजम्पशन कर रहे हैं और वो की इनकम की इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपीज अर्न कर रहे हैं और आपने 100 रुपीज खर्च कर दिए, कंज्यूम कर लिए, तो आप कितनी इनकम सेव करेंगे? आपकी जो सेविंग जो रहेगी वो कितनी हो जाएगी? जीरो। इसलिए मैं यहाँ इस पॉइंट ई को यहाँ पे कनेक्ट करूंगा किससे? पॉइंट आर से, जो कि हमारा एक्स एक्सिस पर रहेगा, जो पॉइंट जीरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू जीरो एंड एपीएस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। As we know that y equal to c plus s, which means that as the consumption and saving together make up the income, the consumption curve and saving curve are complementary curves. Therefore, it is possible to derive the saving curve from the consumption curve and the consumption curve from the saving curve, है ना। तो इसलिए पॉसिबल होता है हमारे पास, हमें पता है कि अगर कंजम्पशन इक्वल होगी इनकम की तो हमारी सेविंग जीरो हो जाएगी, और इसी पॉइंट से पॉसिबल हो जाता है हमें कंजम्पशन कर्व ड्रॉ करना। Therefore, first of all, draw a consumption का CC with OC as autonomous consumption at a 45 degree line, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया इसको, representing the income curve as shown in the below graph. The point where the consumption curve CC and income curve OY intersect is the break even point, है ना। तो जहाँ पे CC और income यहाँ पे दोनों इक्वल होती है तो break even point हमारा होता है, that is point E. At this point consumption is equal to income and average propensity to consume is 1, है ना। तो यहाँ पे APC आपको कितनी हो जाएगी? 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका पॉइंट है जहाँ पे दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी आपकी सेविंग भी जो है इंक्रीज होगी। आप देख सकते हैं ये पॉइंट जो था आपका, ये डिससेविंग का पॉइंट था। तो डिससेविंग का मतलब सेविंग्स नेगेटिव में, इसलिए इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं सेविंग जो है आपके वो नेगेटिव में, एंड इट विल बी इक्वल टू योर ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो कि यहाँ पे दिया गया है। और इस पॉइंट के बाद जब 0 पॉइंट के बाद ऊपर आते हैं तो कंजम्पशन हमारा यहाँ पे सेविंग
कंजम्पशन हमारा कम हो जाता है, इनकम हमारी बढ़ जाती है, यानी सेविंग होना चालू हो जाती है, तो इसलिए सेविंग जो है फिर वो पॉजिटिव हो जाए। तो इस तरीके से आप डिराइव करेंगे कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व। क्वेश्चन जो है इसका अपोजिट भी आ सकता है, क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व को ड्रॉप करें, तो वो ही पॉसिबल है अगर आप इसमें से उसको ऊपर कर दें और इसको नीचे कर दें, है ना। दोनों क्वेश्चन के लिए इसलिए आप प्रिपेयर रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? द इन्वेस्टमेंट ऑन व्हिच अ चेंज इन इनकम लेवल डज नॉट हैव एनी इफेक्ट इज इंड्यूस्ड एंड इज इंड्यूस्ड ओनली अ प्रॉफिट मोटिव इज नोन एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। यानी कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जहां पे इनकम लेवल का कोई असर नहीं होता है इन्वेस्टमेंट, यानी कि इनकम आपकी कोई भी हो पर वहां पे आपके इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस का मतलब भी क्या होता है? इंडिपेंडेंट। दिस इन्वेस्टमेंट एक्ट्स इंडिपेंडेंटली। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज इनकम इन इलास्टिक। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? इनकम इन इलास्टिक, यानी इनकम को बिल्कुल भी ये रिस्पॉन्ड नहीं करता है। इट मीन्स दैट इफ देयर इज अ चेंज इन इनकम, इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि इनकम में कोई चेंज होता है, इंक्रीज और डिक्रीज, उससे आपके इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विल रिमेन द सेम। इन जनरल ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आर मेड बाय द गवर्नमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज। यूजुअली कौन करता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट? तो ये हमारी सरकार करती है, क्योंकि सरकार की इनकम कोई भी हो पर यूजुअली उसका डेवलपमेंट भी नहीं रहता, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज में इस खर्चे को करती है। However, a country's level of autonomous investment depend upon its social, economic and political condition। यानी कि जो उसका autonomous investment वो डिपेंड करता है उसके social, economic और political conditions में, यानी कि कैसे क्या conditions है उसके accordingly वो invest करेगी। Therefore, the investment can change when there is a change in technology or there is a discovery of new resources। यानी कि ये investment पर तब बदल सकता है जब कोई change in technology होती है या कोई नई resources के हमें डिस्कवरी होती है। इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो जैसे कि मैंने बताया, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इनकम इलास्टिक होती है, यानी इनकम कुछ भी हो ये इन्वेस्ट हमेशा सेम रहेगा। तो आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पे आपका इन्वेस्टमेंट है आई और एक्स एक्सिस पे आपका इनकम है वाई। इनकम आपकी चेंज हो रही है वाई से y1 इंक्रीज हो रही है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। The above graph shows that the amount of investment remain the same, that is OI, यानी O से लेके I, ये no matter whether the income level in the economy is OY or OY1, है ना, यानी कि इनकम लेवल भले कुछ भी रहे, OY रहे या फिर OY1 रहे, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो अब हमें इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बीच में एक डिफरेंस देना है। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग पे। It is an investment that depend upon the profit expectation and has a direct influence on the income level on it। यानी कि इस तरह का इन्वेस्टमेंट है जिसमें प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन के थ्रू ही इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि अगर प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो, इनकम लेवल बढ़े, तो ये इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, है ना, यानी कि इनकम इलास्टिक है ये इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो कि हमने देखा अलग है। इट इज इन्वेस्टमेंट ऑन व्हिच अ चेंज इन इनकम लेवल डज नॉट हैव एनी इफेक्ट एंड इज इंड्यूस्ड बाय ओनली प्रॉफिट मोटिव। यानी कि इस तरह का इन्वेस्टमेंट इसमें इनकम लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता है और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से ये इन्फ्लुएंस रहता है। मोटिव की बात करेंगे तो मोटिव बिहाइंड द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिट। क्या होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के बीच का मोटिव? प्रॉफिट होता है। इट मींस दैट इट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का जो मोटिव रहता है वो रहता है सोशल वेलफेयर, बिकॉज यूजुअली गवर्नमेंट करती है। इनकम इलास्टिसिटी के बारे में बात करी जाएगी। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज इनकम इलास्टिक, है ना। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कैसी है? इनकम इलास्टिक, यानी कि अगर इनकम बढ़ेगी तो ये इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और अगर इनकम कम होगी तो ये इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। इट मींस दैट द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस व्हेन इनकम इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, यानी कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ती है जब इनकम बढ़ेगी और वाइस वर्सा ट्रू है। वहीं पर अगर हम बात करें ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की, autonomous investment is an income elastic. It means that if there is a change in income, that is increase or decrease, the autonomous investment remains the same। यानी कि अगर इनकम में कोई चेंज देखने को मिलती है तो इससे कोई ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विल रिमेन द सेम। इन्वेस्टमेंट कर्व के बारे में बात करी है। एज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज इनकम इलास्टिक, इट कर्व स्लो अपवर्ड्स, है ना। तो जैसे कि इनकम इलास्टिक होती है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ये कर्व भी बढ़ेगा, यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट है भी बढ़ेगा, इसलिए इसका कर्व जो है वो पॉजिटिव स्लोपिंग रहता है ऊपर की तरफ। और वहीं पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का पता है वो कैसा रहता है? इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कि इन्वेस्टमेंट के डिटरमिनेंट्स को एक्सप्लेन करें, है ना। कौन कौन सी चीजें होती हैं जो किसी इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करती हैं या फिर इन्फ्लुएंस करती हैं? मेनली दो चीजें होती हैं। सबसे पहली है हमारी
marginal efficiency of investment. MEI is the expected rate of return from an initial investment. The following two factors are required to determine MEI. क्या होता है MEI? MEI यानी कि कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न है किसी भी एक इन्वेस्टमेंट से. आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट करा तो आप उस पैसे से कुछ इन्वेस्ट करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको कुछ पैसा रिटर्न मिले. तो उसी जो रिटर्न होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, MEI होता है. तो MEI कैसे डिटरमाइन करा जाता है? द सप्लाई, सबसे पहले सप्लाई प्राइस. It is the production cost of a new asset of that kind. Simply put, the supply price is the price at which one can supply or replace the new capital asset. For example, if old equipment is replaced by equipment of 20,000, then 20,000 is the supply price. यानी कि क्या होगा supply price? यानी कि आपके पास कोई old asset है, कोई old investment है, आप उसको replace करना चाहते हैं, तो जिस भी cost में वो replace हो रही है वो आपकी supply price हो जाएगी. अब देखिए यहाँ पे जैसे बोला ये कोई ओल्ड एसेट था, आपके पास कोई ओल्ड इक्विपमेंट था, वो 20,000 रुपए में रिप्लेस हो रहा है, तो इस केस में आपकी सप्लाई प्राइस क्या हो जाएगी, 20,000. फिर दूसरी चीज क्या आती है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड. इट इज द नेट रिटर्न ऑफ ऑल और नेट ऑफ ऑल कॉस्ट व्हिच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एसेट ओवर इट्स लाइफ टाइम. यानी कि प्रोस्पेक्टिव यील्ड यानी कितना वो हमें रिटर्न देगा. फॉर एग्जांपल इफ द इक्विपमेंट ऑफ 20,000, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया कि 20,000 का हमारा इक्विपमेंट है, इसकी सप्लाई प्राइस देखा 20,000 थी, तो वो 20,000 का जो एसेट है वो हमें कितना रिटर्न दे रहा है, वो हमें एक्सपेक्टेड 2,500 का रिटर्न दे रहा है. एंड उसके रनिंग एक्सपेंस कितने रहेंगे, 500 रुपए. यानी 500 रुपए हमें खर्च करने होंगे और वो रिटर्न कितना देगा, हमें 2,500 रुपए. देन द प्रोस्पेक्टिव यील्ड विल बी 2,500 माइनस 500, 2,000 रुपए हमें वो नेट रिटर्न देगा. तो अब इस केस में हमने MEI समझ लिया क्या होता है. अभी MEI कैसे निकलेगा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला जाएगा, 2,000 यानी कि जो हमारी प्रोस्पेक्टिव यील्ड है उसको डिवाइड करेंगे हमारे सप्लाई प्राइस से और इनटू कर देंगे 100 से. तो पता चल गया हमें कि जो 20,000 का हमारा एसेट कितना रिटर्न दे रहा है, 10% हमें रिटर्न दे रहा है. ओके तो जैसे कि हमने देखा MEI क्या होता है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट डिटरमाइंस इन्वेस्टमेंट. कैसे हम इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करते हैं. तो दो चीजें होती हैं, एक आपकी होती है MEI और एक होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि वो इंटरेस्ट जो आप फाइनेंस कराते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए. फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप 1 लाख रुपए एज अ लोन लेंगे और उस पर जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा. तो हमेशा याद रखना, जब भी हमारी MEI ज्यादा रहेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तब तक वो इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छा रहेगा, तब तक आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिटेबल माना जाएगा. पर जिस पॉइंट पे MEI यानी कि आपका जो रिटर्न है वो कम हो जाता है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो ये इन्वेस्टमेंट जो है ये आपका लॉस में आपको ले जाएगा. ठीक है, तो हमेशा याद रखना है, हमने यहाँ पे MEI क्यों समझा, क्योंकि यहाँ पर जानना था कितना वो इंटरेस्ट दे रहा है. तो प्रॉफिटेबल इंटरेस्ट वही इन्वेस्टमेंट वही होता है जिसमें MEI ज्यादा हो रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे वो आपको समझ में आए होंगे. अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप डाउट अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ऑल्सो मैंने इसी फॉर्मेट में प्रीवियस चैप्टर्स को भी कवर करा है चैनल पे, तो डू चेक देम आउट एंड डाउनलोड द फ्यूक्यू एजुकेशन ऐप टुडे. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.